जी, आपने अभी जाना है वेबसाइट पे और आज को की वेबसाइट पे अगर आपको ना पता चले फाइनेंशियल रिपोर्ट को डाउनलोड किस तरह से करना है, आप मुझे ग्रुप के अंदर ही मेरे नेम से मेंशन करके जाइए कि मैम मुझे यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट उमर ठीक है मैम। आज आज आप रिपोर्ट फाइनल कर लें। हमारी जो नेक्स्ट क्लास जब भी फाइनेंशियल रिपोर्ट की होगी, उससे पहले आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट 5 ईयर्स की डाउनलोडेड हो, ठीक है? जी नेक्स्ट। ठीक है मैम। मैम मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। उमर ने ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद माइक को अनम्यूट करें और बात करें मेरे से, कोई इशू नहीं। अभी स्टार्ट है आपका। जी उमर न्याजी, बेटा जी माइक को अनम्यूट करें और बात करें। जी जैद इमरान, बाइक पे आप मैसेज कर रहे हैं तो आपने लेक्चर क्या सुनना है? जैद इमरान जी बेटा। उमर न्याजी लड़की थोड़ी है जो मैसेज कर रहे हो, माइक ऑन करके बात करो। वही बात ना, इसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा मैसेज करना। चलें आप बताएं उमर। जैन जैद वैसे मैं आप आज कर दूंगा। सॉरी मैम आप सिर्फ एक मिनट हैंडफुल लगा रहा हूँ, हैंडफुल लगा के आपसे पहले आप लगा लें। जी इर्सा, इर्सा तारिक, इर्सा। जी मैम। जी बेटा जी, मैम मुझे आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको? मैम बहुत कम आ रही। अब आ रही है? हाँ जी आ रही। अच्छा मुझे बताओ, आपने कोई कंपनी सिलेक्ट की है जिसपे आपने प्रोजेक्ट करना है अपना? हाँ जी मैम। कौन सी कंपनी है? नेस्ले। नेस्ले है। अच्छा नेस्ले के ग्रुप में आपका नेम था, पहले मानो के नाम से सेव था, फिर आपने इर्सा के नाम से किया था, ऐसे ही है? हाँ जी मैम। ओके ओके। अच्छा अब आपने उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक करने की कोशिश की है, क्योंकि नेस्ले की कंपनी का नेम ग्रुप में आया था और नेस्ले को मैंने विजिट किया है। उसकी ना वेबसाइट पे जाओ तो 5 सालों की रिपोर्ट गिवन है वहाँ पे ऑलरेडी ना। अच्छा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट पे जाके ना नेक्स्ट क्लास से पहले पहले वो 5 ईयर्स की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है, और जो आगे फर्दर काम हमने करना है वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी अभी, ठीक है? ओके मैम। ताकि जो ठीक नेक्स्ट है। वीक आपका आएगा ना, नेक्स्ट वीक रिसर्च वीक है, तो रिसर्च वीक में आपकी 50% प्रोजेक्ट्स का वर्क हो जाए। जी मैम। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी है, बाकी अब देखते हैं क्या बनता है। ईद डेज होंगे, ईद की छुट्टियों में आप कितने को बिजी हो जाएंगे, 2 दिन 3 दिन बोर हो जाता है बंदा, पूरी वीक की छुट्टियां हैं, तो बाकी दिन आप कंज्यूम करेगा इस वर्क में, और ईद के बाद जो हमारा वेरी नेक्स्ट डे आएगा, वीक जो आएगा वो आपका रिसर्च वीक होगा मे बी ना। तो 2 वीक्स आपको मिल जाएंगे, और 2 वीक्स में अगर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हुए, जो तो कॉन्टैक्ट में रहेंगे बच्चे मुझसे, उनका कंप्लीट हो जाएगा। जो थोड़े डिले हो जाएंगे फिर मैं भी डिले हो जाऊंगी, और फिर उनका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। प्रोजेक्ट डिले होगा तो अगला सेमेस्टर पड़ेगा, अगला सेमेस्टर पड़ेगा तो नेक्स्ट 6 मंथ की फीस देंगे आप, तो फिर आप अपने जूनियर्स के साथ अपना वो बीबीए कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ ना हो, टाइमली सबमिट करवाएं सारे, ताकि हम इसको जमा करवा के आपका वाइवा टाइमली कंडक्ट करवा के आपका जो डिग्री का काम है वो कंडक्ट करवाएं, ठीक है? जैद इमरान। जी बेटा जी, जी मैम। बताओ कौन सी कंपनी सेलेक्ट की है? मैम मैंने तो जो है ना नेस्ले और एक शाओमी निकाला था, तो रीड आउट नहीं किया, तो उनको मेरे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट उनकी 2019-20 की डाउनलोडेड है, और शाओमी की बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने वो छोड़ के एप्पल के आ गए थे, एप्पल की 79 पेज। अच्छा आपने नेस्ले के अलावा दूसरी ऑप्शन क्या बताइए? शाओमी माई एम आई फोन। ओके ओके ओके, आपने उसकी रिपोर्ट 2 डाउनलोड की है, 19 और 20 की? हाँ जी, ओके एप्पल की भी है मेरे पास, वो शाओमी। ठीक है, आप उनकी रिपोर्ट को 15 से ऑनवर्ड डाउनलोड कर लें, और अभी मैं क्लास में ना बताने लगी हूँ कि आपने करना क्या है, पढ़ना किस तरह से है उसको, रिपोर्ट को। एक मिलर ट्रैक्टर किसी ने नहीं की ना, मैंने कहा था मिलर ट्रैक्टर भी एक बार कर लेना पर्सनल क्लास में, अभी तक 12 जिसने सेलेक्ट नहीं की, एक मिलर ट्रैक्टर की ऑप्शन है वो भी कर लें, बहुत अच्छी है। और कम्प्रीहेंसिव उसके डिपार्टमेंट हैं 4 से 5, बड़ा एक अच्छा उनका बन जाएगा ना। और दूसरा प्रोडक्शन से लेके एंडिंग तक जब जाएंगे तो प्रैक्टिकल चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएंगी। वो कंपनी जो एक ही तरह की प्रोडक्शन कर रही है, उनका सिर्फ प्रोडक्शन से लिंक है, मैन्युफैक्चर वो सेलिंग से इन चीज़ों से नहीं है, तो वो फिर एक डिपार्टमेंट के बारे में आप जान सकेंगे। और वो बच्चे जो इस तरह की कंपनीज पे काम करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा उनको, बट ये है कि उनके पास ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, अभी आपने जैद क्या करना है, 5 सालों की 2005 से लेके 1920 की आपके पास है, 3 सालों की डाउनलोड करनी है, और जो बाकी का काम है अभी मैं आपको क्लास के दौरान बताने लगी हूँ कि फर्दर आपने क्या करना है, ठीक है?
और जो बच्चे क्लास में नहीं है उनसे काइंडली कहें आज थर्ड क्लास है, जो थर्ड क्लास में मिसिंग है मतलब फाइनल टर्म में वो बैठ नहीं सकता, मिड टर्म में फाइनल तो बहुत दूर की बात है। तो अभी भी काइंडली टेक्स्ट करें उनको, अगर वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लास तो ज्वाइन क्लास कर लें, ठीक है। मैंने मैम उनको क्लास ज्वाइन करानी है। जी बेटा जी, क्लास ज्वाइन करोगे तो ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगी ना। जो बच्चे 3 क्लासेस से मिसिंग है उनकी 70% तो होगी अटेंडेंस, मिनिमम क्राइटेरिया आपका 80% है। तो उनको टेक्स्ट करें, एक तो वो क्लास में आ जाए, और बाकी ये है कि हर बच्चा आके अपनी अपनी रिपोर्ट दे, अपनी कौन सी कंपनी है उसकी, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर सकूँ। अभी जो मैं आप डिस्कस करने जा रही हूँ ना आपके सामने, मैं मिलर ट्रस्टर की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्कस करूंगी, और सेकंड जो हमारा कंटेंट है ना, क्योंकि हमने मिड और फाइनल भी देना है सब्जेक्ट का, आज बैलेंस शीट पे बात होगी, ठीक है। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट जब आप खोलोगे, मैं एक रिपोर्ट खोल के बताऊंगी आपको, वहाँ पे 3-4 किस्म की बैलेंस शीट होंगी। कंफ्यूज नहीं होना कि हमने किसको लेते हुए हमने इस पे वर्क करना है, किस में से वैल्यूज को हमने आइडेंटिफाई करना है, क्या हमने चारों को अलग अलग करना है। चारों को करेंगे तो 15 की 4 हो जाएंगे, 16 की 4 हो जाएंगी। तो उस पे आज हम बात करेंगे, पहले कंटेंट की तरफ आ जाएंगे 30 मिनट, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने मिलर ट्रस्टर के प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट एक 2018 की मैंने डाउनलोड किया है जस्ट, मैं कोशिश करती 15 भी करूँ, बट ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन कांट एबल टू डाउनलोड। तो अब जैसे ही कनेक्ट हुआ क्लास के बाद मैं शेयर भी करूंगी आपसे। और मैं यही कह रही हूँ जिन बच्चों की डिसाइड नहीं हुई उसमें से जो क्लास में अभी मौजूद हैं बच्चे, ठीक है। हमजा तारिक शायद अभी कनेक्ट हुआ था और डिस्कनेक्ट हो गया। हमजा, आप मुझे सुन रहे हैं? हमजा तारिक, हमजा अनवर, सॉरी, हमजा अनवर, अगर आपने कंपनी सिलेक्ट नहीं की तो मिलर ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप में है हमारी डिस्कशन उस पर जारी रहेगी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट दोनों चीज़ों को लेके चलेगा, ये जो सब्जेक्ट है आपका मिड टर्म मैम फाइनल। मिल्लत मैंने ले लिया है। खतीजा, आपने तो बेटा वो नहीं दी कोक। मैम वो बहुत बोरिंग है। ओके, आपने मिलर ट्रैक्टर ले लिया है। जी, पाकीज़ा एंड हमजा, पाकीज़ा ने भी ज्वाइन कर लिया, पाकीज़ा एंड हमजा अनवर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आप जो जैसे जैसे ऐड होता जाएगा बाकी ग्रुप की डिस्कशन होगी आपके बाद, आप फाइनल करें प्रोजेक्ट, ताकि हम इसको हाँ जल्द नूर आ से रही है मैम। जल्द। ओके बेटा जी, एक मिनट ठहरें, मैं अगर आपसे शेयर कर लूँ स्क्रीन। एक मिनट, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करूँ आपसे। आपको मैंने एक पीडीएफ में बुक शेयर की थी, ठीक है। पीडीएफ में आपसे मैंने बुक शेयर की थी, सबके पास होगी, ठीक है। अब वो बुक्स मैं ज़रा खोल के आपको दिखाने लगी हूँ, चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस शीट पे, ठीक है। जी, शेयर हो रही है स्क्रीन आप लोगों से? जी बेटा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो गई है। हो रही है, बिल्कुल। हो गई। जी अब मैम। चैप्टर नंबर 3 बुक का है आपका, आप खुद भी इसको पढ़ना चाहेंगे सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास ये अवेलेबल है। हमने डिटेल से कहा था कि 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हमने फोकस करना है। पहली थी इनकम स्टेटमेंट, सेकंड वन थी रिटेन अर्निंग्स, थर्ड वन थी बैलेंस शीट। क्योंकि सारा का सारा जो फोकस है वो बैलेंस शीट पे है, और बैलेंस शीट ही बताती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इन डेप्थ डिटेल हम लोग जो चलेंगे फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिस तरह आपकी बुक ने रिकमेंड किया है। उसके बाद जब बैलेंस शीट के बाद हम लोग उसकी नैरेटिव नैरो माइंड की तरफ आएंगे कि वीक पॉइंट इनका, उनकी बॉटम लाइन क्या है बैलेंस शीट की। तो फिर हम लोग मूव करेंगे रिटेन अर्निंग्स की तरफ, जब रिटेन अर्निंग्स का जिक्र आएगा तो वो दरम्यान में डिस्कस कर लेगा इसको। वो चीज़ें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का लिंक रिटेन अर्निंग से है, रिटेन अर्निंग्स का लिंक हमारी बैलेंस शीट के साथ है, तो इन तीनों को इंटरलिंक करने के लिए हमें पहले फोकस, जो प्रायोरिटी पे हमने जिसको फोकस करना है वो हमारी बैलेंस शीट है। इसको मैं डिस्कस अभी करती हूँ, और करके साथ फिर मैं रिपोर्ट पे जाऊंगी आपको कि रिपोर्ट को किस तरह से पढ़ना है, और उधर हमने किस तरह से अपने जो ये जो पढ़ा है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। बैलेंस शीट की मैंने आपको पहले बात बता दी कि बैलेंस शीट है क्या। बेसिकली ये फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बताता है किसी भी बिजनेस की, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एसेट्स होते हैं और कुछ होते हैं कुछ एसेट्स इंक्लूड हैं, कुछ लायबिलिटीज इंक्लूड हैं, जिसकी बेस पे ये बैलेंस शीट बनाई जाती है। 2 तरह के सोर्स होते हैं एसेट को ड्राइव करने के, ठीक है, एसेट कलेक्ट करने के, कैपिटल कलेक्ट करने के, ठीक है। एक तो क्रेडिटर से क्रेडिट ले लिया जाए, या ऑनर खुद इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। अगर मेजर पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर जो पोर्शन होता है ना वो होता है ऑनर का, और मिनिमम होता है क्रेडिटर, सम टाइम्स मे बी इट इक्वल, ठीक है।
तो इस बेसिस पे अगर हम रहें कि एक ऑनर है, उसने खुद इन्वेस्ट किया, क्रेडिटर है जो लायबिलिटी है इन फ्यूचर उसने पे करनी है, तो हम कहेंगे जितना ऑनर ने किया है उतना ही उसको क्रेडिटर को क्रेडिटर ने पे किया। अगर हम लोग इक्वल कंडीशन रखें तो हम कहते हैं हमारे एसेट इज इक्वल बराबर है लायबिलिटी के। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे बात करें तो हम आ जाते हैं आगे अपनी वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एसेट्स के ऊपर। ऊपर फॉर्मेट बताया हुआ है कि किस तरह से साइड बाय साइड हमने इन चीज़ों को एसेट्स के साथ लायबिलिटीज को एडजस्ट करना है। ठीक है, आपके पास 30,000 है तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आप 35,000 जो है वो आपने पे आपने लोन लिया 30 का और आपने पे करना 35 का? नहीं, आपने 30 लिया है तो 30 ही आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एसेट्स की बात करें, दो तरह के एसेट्स होते हैं किसी भी फॉर्म में। मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूट करें साथ आप। करंट एसेट्स हैं और फिक्स। करंट एसेट्स जो विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड आपको पे कर मतलब जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को जो भी कंपनी की नीड एंड रेगुलेशंस हैं उसको फुलफिल कर सकें। फिक्स हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दें, ठीक है, कंपनी को। कुछ होते हैं टेंजिबल, कुछ होते हैं इंटेंजिबल। ये भी एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। जो फिजिकली नजर आने वाले होते हैं, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, हमारी सप्लाईज वगैरह, वो टेंजिबल होते हैं। जो नजर नहीं आते जैसे पेटेंट होगा, ट्रेडमार्क होगा, ये होते हैं इंटेंजिबल। ये आपकी बुक में यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, एक दफा गो थ्रू करना है बस आपने, ताकि चीजों को पढ़ना आ जाए आपको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो हम लोग ने तो आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो सिंपल हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। हमने तो ये बात ही कभी नहीं की कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है। अच्छा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी पढ़ेंगे और आप नॉन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी पढ़ेंगे, या आप पढ़ेंगे स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ना। तो अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप किसकी बेस पे एनालिसिस करेंगे, ये कंफ्यूजन आपको होगी जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए अगर मैं थोड़ी सी इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करूं तो कंसोलिडेटेड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंडर वो लाहौर में वर्क कर रही है और उसने कुछ अपनी सब्सिडरी कंपनी जो है वो ओपन कर दी हैं इन कराची, मुल्तान, इतना सो। तो वो जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं, मेन कंपनी का हेड तो यही है ना आपकी कंपनी। तो वो जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं उनकी भी रिपोर्ट जब आप फाइनल कर लेते हैं या उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को आप देखते हैं, देखने के बाद फाइनल जो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की होती है, क्या वो फाइनल जो एक मेन जो हेड है उसके अंदर होती है, या वो जो सब्सिडरी और एंटिटी जो मेन है, क्या वो जो उन दोनों की एक्टिविटीज अगर वो एक कंसिडर करके एक रिपोर्ट फाइनल की जाए तो हम कहते हैं कंसोलिडेट है, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। और अगर वो कंपनी क्या करे कि अपनी सब्सिडरीज के साथ ना करे, सेपरेटली अलोन करे, तो हम कहते हैं कि वो नॉन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। यहाँ पे इस टर्म को समझने में किसी को इशू है तो मुझसे बात करें। कंसोलिडेटेड और नॉन कंसोलिडेटेड में फर्क नजर आ गया आपको? नहीं मैम, समझ नहीं आया। दो कंपनीज है ना, जैसे मैं कहूँ एक कंपनी है, उसकी सब कंपनीज है, एक ब्रांच नहीं है उसकी 10 ब्रांचेस हो रहे हैं। एक कंपनी है उसकी कोई भी ब्रांच नहीं, वो न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी है। ठीक है, आपने वो कंपनी ली जो काफी ओल्ड है, उसके 10 कैंपस, वो 10 आगे सब्सिडरी कंपनीज है उसकी। तो उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगी फाइनल मेन कंपनी की, वो जो 10 सब्सिडरीज कंपनीज है उनकी रिपोर्ट्स को मर्ज करके फाइनल एक रिपोर्ट बनेगी, जो कि रिपोर्ट उसकी मेन कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के तौर पर सामने आएगी। और ऊपर लिखा हो कंसोलिडेटेड। अगर कंसोलिडेटेड है इट मीन्स आपको फॉरन अंडरस्टूड की बात हो जानी चाहिए कि इसके अंदर वो जो 10 सब्सिडरीज कंपनीज है ना, उनकी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में सबकी डिटेल्स शामिल है और फिर एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाई गई है। नॉन कंसोलिडेटेड का मतलब है कि वो इनिशियली एस्टैब्लिश कंपनी है या उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ओनली जस्ट शोइंग ओवर जो कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज और फाइनेंशियल पोजीशन इन दैट पार्टिकुलर ईयर, उसका पीछे किसी के कंपनी के साथ या सब्सिडरी के साथ लिंक नहीं है। ये जो वो कंपनी जो जिसकी सब्सिडरीज कंपनीज होती हैं वो दो तरह के स्टेटमेंट बनाती हैं। एक तो कंसोलिडेटेड का वर्ड है तो समझो उसकी जितनी भी सब्सिडरीज कंपनीज है ना वो भी रिपोर्ट उसके अंदर शामिल है। अगर वो बनाएगी स्टैंड अलोन या नॉन ये कंसोलिडेटेड, इसका मतलब है कि वो उस कंपनी की अपनी जाती उस साल की रिपोर्ट है। क्लियर है? मैम आ गई। डिफरेंस क्लियर है सबको? यस मैम। ये क्लियर, हाँ ये क्लियर साथ साथ करेंगे आप, चाहे मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास आपको देनी पड़ी, ये क्लियर करेंगे क्योंकि आपका प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर जाना है। रिसर्च वर्क जिस दिन करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे मैम कंसोलिडेटेड की नहीं आई समझ, नॉन कंसोलिडेटेड की।
नॉन कंसोलिडेटेड का मतलब है कि जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनीज ना हो, मतलब उसके आगे कोई ब्रांचेज ना हो, वो अकेली कंपनी है, उसने अपनी कंपनी के अंदर जो काम हुआ है ना, सिर्फ उसकी रिपोर्ट जो है जी बैलेंस शीट के फॉर्म में शो कर देनी है। और कंसोलिडेटेड का मतलब है उसकी 10 आगे ब्रांचेस हैं, उसने पहले 10 को मर्ज करना है, 10 की रिपोर्ट निकालनी है, फिर एक रिपोर्ट बना के फिर अपनी कंपनी की रिपोर्ट को मर्ज करके फिर फाइनल एक व्यू देना है कि भाई छोड़ दें उस कंपनी की कितनी है, उस कंपनी की कितनी है, वो सारी एक ही हम कंपनी, एक ही हमारी ब्रांच है और ये हमारी रिपोर्ट है। ठीक है। ठीक है मैम, आ गई। हाँ, हो सकता है कि एक सब्सिडरी कंपनी लॉस में और दूसरी प्रॉफिट में हो, लेकिन जब मर्जिंग करके एक सामने आती है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में आती है, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैम वो कंसोलिडेटेड, रनिंग एक ही नाम से कर रही होती है? वो रनिंग जैसे दायरा रकम स्कूल है, दायरा रकम की अगर हम बात करें, ठीक है, हम कंपनी की बात नहीं करते, कंपनी में एग्जांपल अभी आपको देती हूँ, जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट पे जाते हैं, दायरा रकम स्कूल कितनी जगह पे मतलब ये रन कर रहा है, ठीक है, कितनी सिटीज में रन कर रहा है। अब देखिए कि उनकी जो टाइमिंग है, उनकी बेशक हायरिंग डिफरेंट हो सकती है, उनकी बच्चों की फीसेस, उनके बच्चों का सिलेबस, उनकी पेपर कंडक्ट की टाइमिंग, उनकी पेपर जमा करवाने की टाइमिंग, उनकी एमओस की ड्यूटीज, ईच एंड एवरीथिंग वो सेम सेम टाइमिंग में, सेम प्रोविंस में, सेम उस पे होता है, सिटी में होता है। ठीक है। वो ये नहीं होता कि एक के जो पेपर है वो 1 मंथ बाद है, दूसरे दो एक दो दिन का फर्क पड़ता है। मेन कैंपस एक डेडलाइन दे देता है कि विद इन 20 डेज आपने पेपर कंडक्ट करना है, तो जो 20 डेज होते हैं ना, 20 डेज के अंदर ही कंडक्ट करने होते हैं। डे शीट आप खुद एडजस्ट करें, आप चाहें तो 3 दिन के अंदर फाइनल कर लें, आपका आपका जो स्कूल है, आप चाहें 20 डेज के अंदर लेके जाएं। लेकिन अगर ये बात हम लोग करें कि उनका जो सिस्टम है ना, जैसे आपने कहा नेम नेम सबके सेम है, नेम में फर्क नहीं है, हेड उनका एक ही है। अब जब उनके हेड के पास जाएंगे, कितने स्कूल रन हो रहे हैं जी, इतने रन हो रहे हैं, इस सिटी में हो रहे हैं, इनकी ये रिपोर्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब फाइनल डायरेक्ट स्कूल की हम बात करें, तो फाइनल जो अगर सर्वे किया जाए, तो हम सर्वे कंडक्ट करने के बाद जो इनकी रिपोर्ट से बताएंगे ना कि डायरेक्ट स्कूल की क्या प्रोग्रेस है, तो वो हम मेन हेड ऑफिस के थ्रू बताएंगे, जो इनको मेन हेड कर रहा है सब कैंपस को। ठीक है, आगे बेशक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चल रहा होगा, लेकिन जो मेन हेड है वो एक ही है, वो ही उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बताएगा। हर कैंपस अलग अलग नहीं बता सकता, एक कैंपस प्रॉफिट में भी जा रहा होगा, कोई लॉस में भी जा रहा होगा, बट कोई जो फर्म है वो ये नहीं चाहेगी कि एक सब्सिडरी कंपनी हमारा नेम यूज करे, वो लॉस में जाए, उसका इफेक्ट अल्टीमेटली हमारे ऊपर हो। ठीक है, तो वो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म शो कर देते हैं। हाँ, अपनी मेन कैंपस की वो अलग से भी कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं अनकंसोलिडेटेड, जो उसकी अपनी जाती है, अलोन, स्टैंड अलोन का वर्ड यूज हुआ, अनकंसोलिडेटेड के लिए यूज होता है स्टैंड अलोन का वर्ड। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, अब जो पॉइंट नहीं आएगा मुझे वहीं पर रोक के पूछ लेना है, कोई मसला नहीं, हम लोग आधा घंटा घंटा मैं दोबारा जूम में मीटिंग कंडक्ट कर लूंगी, मुझे इशू नहीं। मेन चीज़ है समझ आएगी तो प्रोजेक्ट आप कराना होगा, क्योंकि हमने इसको ऑनलाइन ही लेके चलना है, प्रोजेक्ट भी साथ है और असाइनमेंट भी साथ है सब्जेक्ट की। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे 2005 और 6 की जो बैलेंस शीट है ना, उसको डिस्कस किया गया। अब बैलेंस शीट में आपको अभी अभी इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। मैम ये जो टोटल इन्वेंट्रीज है ये क्या होंगी, ये ऐसा टोटल में आएंगी, करंट में आएंगी, ये किस तरह से, अभी इन चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिर्फ यहाँ तक आपने देखना है, एक तरफ पे एसेट है, एक तरफ पे लायबिलिटीज है, एसेट और लायबिलिटीज आपस में इक्वल है। सिर्फ मैंने आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट कराया कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन के बारे में। अच्छा, ये करने के बाद टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज को देख लें, $650 दोनों साइड्स पे इक्वल है। ये जो दरमियान में चीजें लिखी हुई हैं, नहीं फोकस करना अभी आपने, पहले हम इसको स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ फाइनल एक रिपोर्ट ओपन करके कि ये क्या क्या है और किस किस तरह से हमने इसको रन करना। एसेट अगेन उन्होंने बात कर दी, एसेट नॉर्मली होते हैं करंट एसेट या नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट भी कहते हैं इसको, लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं, 3 नाम है इनके। फिक्स एसेट्स के 3 नाम होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स। जबकि करंट एसेट्स का एक ही नाम है, इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें शामिल है, कैश हो सकता है, ठीक है, नॉर्मली लाइज इन कैश, जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकें कैश में। ठीक है, उसके बाद आप कह दें कि ऑपरेटिंग साइकिल में किसी भी टाइम 1 ईयर के अंदर आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो कैश में। कहते हैं 3 सूरतें हो सकती हैं, इस कंडीशन में जो भी चीज लाई करेगी हम कहेंगे वो करंट एसेट्स में है। अभी ये 3 कंडीशंस कौन सी है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी, आगे नेम भी दिए मैंने सारे, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं जब हम करंट एसेट्स के सिनेरियो में आते हैं कि ये भी करंट एसेट्स है तो क्यों है, क्यों उन्होंने कहा हुआ है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जिसको आप जो है ऑपरेटिंग साइकिल में इजीली कन्वर्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड कन्वर्ट ना करा सकते हो कैश में, अगर करंट में करा सकते हैं तो नॉन करंट में नहीं करवा सकते हो, वो एसेट्स जिनसे आप लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट उठा सकें।
ठीक है, वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, वो इंटेंजिबल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो रियल एस्टेट भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड आपको वो रिटर्न होती है, ठीक है, रिटर्न होती भी है, बहुत दफा नहीं भी होती, आप उससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अकाउंट, अब उसने एक प्रॉपर वे में दोनों को शो कर दिया है, एक कॉर्पोरेशन का नाम लिख दिया, बोर्ड कॉर्पोरेशन और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इनकी जब हम लोग फाइनल रिपोर्ट देखें, वहां पे जो रिजल्ट कंक्लूड हुए थे उन्होंने एक बता दिया हुआ था। यहाँ पे करंट एसेट्स में देखें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश हो या कैश इक्विवेलेंट कोई भी चीज हो, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये हम अभी पढ़ते हैं, नीचे पढ़ने के बाद हम बल्कि ऊपर आते हैं, ये अभी आप इसको अब अगेन अभी चलो यहाँ के लिए स्किप कर दें। अब यहाँ पे जो मैंने कंसोलिडेटेड नॉन कंसोलिडेटेड की डिबेट आपको बताने की कोशिश की थी आसान अल्फाज में, इसको अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी कि व्हेन अ सिग्निफिकेंट सब्सिडियरी इज कंसोलिडेटेड फ्रॉम एन इंडस्ट्री दैट डज नॉट यूज द कंसेप्ट ऑफ करंट एंड नॉन करंट, ठीक है, जब सब्सिडरी कंपनी, वो जो 10 कंपनी सब्सिडरीज होंगी, जब वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें करंट और नॉन करंट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मेन कैंपस करेगा, जो मेन उसका हेड होगा वो करेगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर। Then the consolidated statement will not be used the concept of current and non-current. The companies often present supplementary statement, present, वो अपनी जो supplementary statement होती हैं वो मेन कैंपस को प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अकेली जो अपनी कंपनी की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं करती, इफ द मेन कैंपस जो मेन उनका हेड है वो अलाउ कर दे देन, ठीक है। हैंडलिंग द सब्सिडरी एज एन इन्वेस्टमेंट नॉन कंसोलिडेटेड, ठीक है, अगर वो खुद हैंडल कर रहे हैं, उनकी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे स्टैंड अलोन वर्किंग कर रहा है या नॉन कंसोलिडेटेड है। फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक डज नॉट यूज द कंसेप्ट ऑफ करंट एंड नॉन करंट, इसका मतलब है वो सब्सिडरी है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिजनेस ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कंपनी एक है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, लेकिन आगे उसकी दो सब्सिडरीज है, एक में मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक में सर्विसेज होती है, ठीक है। तो वो जो मेन कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें दोनों को मर्ज करके एक बताई जाएगी कि इनका दो काम है, दो पर्पस है, मैन्युफैक्चरिंग भी और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। मिलर ट्रैक्टर में आ जाए तो उसमें भी इस तरह से है, मैन्युफैक्चरिंग है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर मतलब इस तरह से उनके 4 से 5 डिपार्टमेंट है, मैं भी रिपोर्ट ओपन करती हूँ, तो इसका मतलब है उन 5 की रिपोर्ट को मर्ज करके वो एक जो मेन हेड है वो उन चीजों को शो करता है कि ये हमारी कंपनी और हमारी कंपनी में ये कुछ हो रहा है। अब करंट एसेट्स की डिटेल के साथ डिस्कशन यहाँ पे हुई है कि करंट एसेट्स है क्या, तकनीक्स कौन सी यूज होती है, किसके मुताबिक हम किस चीज को शामिल कर सकते हैं, उस अदरवाइज नहीं। अब बाकी चीजें आपकी पढ़ने की हैं, जो मेजर फोकस जो करना है, करंट एसेट्स टिपिकली इंक्लूड कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड, 5 चीजें शामिल हैं, ठीक है। अब उनके अंदर अभी कैश किस फॉर्म में हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी किस फॉर्म में होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल क्या है, इन्वेंट्रीज क्या है और प्रीपेड क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब पहले सबसे पहले हमने बात करनी है करंट एसेट्स की इन डिटेल। कैश है क्या, मोस्ट लिक्विड एसेट्स है। अज्यूम क्या करें आप, अगर आपके हैंड में कैश है, आपका ये कैश है, आप अंडरस्टूड बात है कि वो करंट एसेट्स है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें मजीद डिबेट करने की जरूरत नहीं है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, जिसको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड आप कन्वर्ट करा सकें कैश की, जैसे प्राइस बॉन्ड हो गया, ठीक है, जब आपको जरूरत है आप सबमिट करवाएं, उसके अल्टरनेट क्या पैसे ले लें, ठीक है, या आपकी क्या हो जाएगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो जाएंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर इसको पढ़ना चाहें, मार्केटेबल सिक्योरिटी टू अर्न रिटर्न ऑन नियर कैश रिसोर्सेज, ठीक है, नियर फौरन से आपको फॉर उसमें इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें आप इजीली करवाना चाहें। अकाउंट रिसीवेबल की अगर हम बात करें तो अकाउंट रिसीवेबल ये है कि जितने लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट की चीज़ पर सेल की और आपने उनसे 10,000 लेना है, 5,000 लेना है, टाइम ड्यूरेशन सेट है, विद इन 1 ईयर है, तो फिर वो क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल, उसको भी आप ऐसे ट्रीट करेंगे करंट एसेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये जो नज़र आ रही है सर्चिंग इंटरनेशनल, एक कंपनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगेन उन्होंने शो की हुई है। अब ये सिर्फ बताने के लिए कि कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अकाउंट रिसीवेबल, जो 3 हमने आइटम्स पढ़ी है ना करंट एसेट्स, उसको किस तरह से जस्ट करना है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और फिर उसको जस्ट करेंगे। ऐसे ही सेम पैटर्न जिस तरह से है, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे आप। करंट एसेट्स में कैश होंगी, कैश के बाद रिस्ट्रिक्टेड कैश, ठीक है, कि ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, कि रिस्ट्रिक्टेड है, ये तो मिलना ही मिलना है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो फिक्स हो जाइए। ये
6 में था, 7 में नहीं था। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं वो गिवन है इनके पास, प्राइस बॉन्ड कुछ भी इस तरह से जो जिसको इजीली कन्वर्ट कराया जा सके मार्केट में सेल करने के बाद। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की बात की है। अब अकाउंट रिसीवेबल जरा ये ध्यान से समझने वाली चीज है कि नेट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, ठीक है, कि डाउटफुल है रिसीव होंगे या नहीं, वो $466 है एट जनवरी 31st 2017 तक, एंड $405 एट जनवरी 31st 2006। तो ये जनवरी 2006 के ये इतने डॉलर थे, ये रिसीव होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट जो ये वाले हैं जो रिसीवेबल थे लास्ट ईयर के, ठीक है, 405 रिसीवेबल थे लास्ट ईयर के, और जो $466 हैं वो रिसीवेबल होंगे विद इन 1 ईयर 31st जनवरी 2007 तक, ठीक है। आप इनको कन्वर्ट किया, आपने दोनों को प्लस किया, कन्वर्ट किया रुपये के अंदर, और ये अमाउंट आपके पास बन गई। आपने जब पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव में बनाना है, मुझे नहीं याद पड़ा कोई मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट ऐसे देखी है जिसमें डॉलर का अंदर ट्रेड किया, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल बेशक ट्रेड करती हैं, कुछ कंपनीज करती भी होंगी, तो वो उसको कन्वर्ट करती होंगी, ठीक है। सेपरेट रिपोर्ट बना के अगर कोई टेंडर लेना है या कुछ इस तरह से डीलिंग करनी है तो वो उसमें कर रही होती है। बट अगर जो उनकी विद इन पाकिस्तान जो फाइनेंशियल रिपोर्ट शो की जाती है ना विद इन पाकिस्तान, वो रुपीज के फॉर्म में होती है। अगर नहीं है डॉलर को आप कन्वर्ट कर लें रुपये में, फिर आपने इसको हल करना है। आपने अगर ये डॉलर को प्लस करके लिख देंगे तो आप ये देखें बाकी सारी अमाउंट जो यहाँ पे करंट एसेट्स आ रही है लिखा बेशक डॉलर में हुआ है, ठीक है, तो उसको आपने कन्वर्ट कर देना है कैश के अंदर। और फिर यहाँ पे ये मिस्टेक है इनकी, यहाँ पे इन्होंने डॉलर लिखा हुआ है, ये चीजें आपने हाईलाइट करनी है, ठीक है। नीचे बताएंगे इसकी जस्टिफिकेशन क्यों डॉलर लिखा हुआ है इन्होंने। उसके बाद है अनबिल्ड रिसीवेबल, ठीक है, जिनकी बिलिंग अभी नहीं हुई। इन्वेंट्री कितनी स्टॉक में है। इनकम टैक्स रिसीवेबल, कितना इनकम टैक्स रिसीव होना है वो बता दिया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अदर करंट एसेट्स, ठीक है, जो एक्सपेंस होने ही होने हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके इसमें आ जाने हैं एसेट्स के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि रिसीवेबल जितने होंगे उसमें आपने जितने अलाउंसेस आपको मिले होंगे वो ऐड करने हैं, तो वो आपके पास ग्रोस रिसीवेबल होगा। एक होता है नेट रिसीवेबल, एक होता है ग्रोस रिसीवेबल। नेट रिसीवेबल होता है कि जिसमें आपके अलाउंसेस शामिल नहीं होते, और ग्रोस क्या होता है जिसमें आपके अलाउंसेस शामिल होते हैं। जब एडजस्टमेंट एंट्रीज करने लगते हैं या बैलेंस शीट जब बनाएंगे या अपने उसके कंपनी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो इन दो चीज़ों को आप देखेंगे कंपनी की नरेशन में नोट फॉर्म में कंसोलिडेटेड या नॉन कंसोलिडेटेड के नीचे लिखा होगा, ठीक है। अगेन आपने फोकस किस पे करना है, आपने उस कंपनी, अगर वो कंपनी इस सब्सिडरी कंपनी की हेड है तो आप ओवरऑल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को यूज करेंगे या फिर कंप्रीहेंसिव बैलेंस शीट को यूज करेंगे, ठीक है। और अगर वो स्टैंड अलोन कंपनी है तो आप सिर्फ उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उस कंपनी की रिपोर्ट लेके उसी पर प्रोसीड करेंगे। बस इन्वेंट्रीज में हमारे पास शामिल है रॉ मटेरियल कितना है और कितना जो मटेरियल है वो इन प्रोसेस है, ठीक है। दो ही चीजें शामिल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्रीज, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं कि एक चीज को बनाने में कितनी कॉस्ट अकर हुई है। इन्वेंट्रीज आर द बैलेंस ऑफ गुड्स ऑन हैंड, ठीक है, कितनी प्रोडक्ट आपके पास इन हैंड है फॉर सेलिंग पर्पज इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। दे इंक्लूड रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल है। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई और आपने इन्वेंट्रीज काउंट करनी है तो आप क्या काउंट करेंगे इस कंपनी की, बताई होंगी आपको। अगर तो बैलेंस शीट में गिवन है तो क्लियर है, अगर नोट दिया हुआ है तो ये तो है, इसके अलावा इतनी जो आइटम है ना वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग प्रोसेस, इतनी वर्किंग प्रोसेस में है, आप उसको भी ऐड करेंगे अपने इन्वेंट्रीज के पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वेंट्रीज will be carried at cost expressed in the term of lower of cost of market। फिर जो कॉस्ट उसकी मार्केट में होगी वो वहां पे मेंशन होगी आपके रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। जो कॉस्ट एक्चुअल थी और जो कॉस्ट उसकी मार्केट में होगी, दो कॉस्ट। फॉर एग्जांपल परचेज आपने किया, एक कंपनी, आप उसकी पढ़ेंगे डिटेल अगर कंपनी की नीचे बताई होगी, उन्होंने कहा कि ये जो रॉ मटेरियल है हमने परचेज किया $40 का, ठीक है, लेकिन मार्केट में जो उसकी प्रिवेल अमाउंट चल रही है वो $56 है। तो आप क्या 46 दोनों चीजें बताएंगी ना, आपने क्या ट्रीटमेंट करके उसमें से निकालना है, आपने 56 निकालना है, जो मार्केट की वैल्यू होगी, जो उसकी एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू होगी उसको आप नहीं देंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल की अगर हम लोग बात करें, रॉ मटेरियल में जैसे आपको मैंने कहा आपने चीजें परचेज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, वो प्रोडक्ट का पार्ट बननी ही बननी है, ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन, तो आप उसको इंक्लूड करेंगे अपनी मैसेज के। अगर रॉ मटेरियल के नेम से कुछ आइटम्स गिवन है या कुछ नोट गिवन है आप उसको ऐड करेंगे।
अगर उस इन्वेंट्रीज के अंदर मेंशन हो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो फिर आप उसको इग्नोर करेंगे। अगर कहेंगे एक्सक्लूडेड नहीं है, कोई वर्ड यूज नहीं किया, तो आप नोट पे फोकस करेंगे, कहीं पर रॉ मटेरियल तो नहीं गिवन। ये चीजें पढ़ाने का मकसद, जब भी आप एसेट वाली साइड पे जाएं, करंट एसेट वाली साइड पे जाएंगे, ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब हमने देखना है कि ये चीजें गिवन है, तो इसके अलावा कोई नोट तो गिवन नहीं है। एक रिपोर्ट पढ़ने की देर है आपको, जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी जब एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आप एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर्स की रिपोर्ट है, आपको हार्डली 3 to 4 आवर्स लगेंगे और आप उसको वाइंड अप कर देंगे। एक घंटा एक आपको रिपोर्ट पढ़ने में लगेगा, जबकि एक रिपोर्ट समटाइम्स बहुत भी लेंथी हो जाए, बहुत भी समराइज मिनिमाइज फॉर्म में हो जाए, तो वो 200+ पेजेस से मुश्किल होती है। ठीक है, उसमें रीडिंग मटेरियल कम होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने हैं, चेयरमैन कितने हैं, वीएन कितने, मिशन स्टेटमेंट, उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं, पिक्चर सो एंड सो डिपार्टमेंट की मेंशन की। अगर हम उसको एक्सक्लूड कर दें तो हार्डली 70 से 90 के दरमियान पेजेस होते हैं। ठीक है, उसको बस ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ जस्ट 1 रिपोर्ट। वर्किंग प्रोसेस की हम लोग बात करें कि जो मटेरियल इन प्रोसेस में है, ठीक, कितना मटेरियल, कितनी कॉस्ट का मटेरियल आपने इन प्रोसेस का दिया हुआ है इनिशियली। ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है तो वो भी आप काउंट करेंगे, और वो भी आपके जिसमें शामिल होंगे इन्वेंट्री के अंदर। अब यहाँ पे देखें इन पार्ट, अगर हम लोग इन्वेंट्री की बात करें, जैसे ऊपर उन्होंने बात की थी किसकी, 3 जो चीजें हमने डिस्कस की थी, और अब जो नेक्स्ट करंट एसेट जो ऐड हुआ वो क्या है, इन्वेंट्री। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपको किस तरह से करना है इसको। हमने कैश है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल रिलेटेड पार्टीज, जितना पार्टी से रिलेटेड रिसीव होना ही गिवन होगा वहाँ पे। इन्वेंट्रीज यहाँ पे देखेंगे किस तरह का इसका ट्रीटमेंट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, डेफर्ड इनकम टैक्सेस, डेफर्ड का वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो डेफर्ड का मतलब है इन फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर में जो इनकम होगी फ्रॉम टैक्सेस। उसके बाद है अदर करंट एसेट्स जो होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। अदर करंट एसेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं, नॉन करंट एसेट्स नहीं होंगे, वो करंट एसेट्स ही, लेकिन वो नेम मेंशन नहीं होंगे कि वो कौन से करंट एसेट्स हैं। अदर करंट एसेट्स के नेम में ट्रीट करके उसको हमने फाइनल कर देना। डिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग जाएं, बैलेंस शीट की समरी की अगर हम बात करें, पॉलिसीज की बात करें, तो हम कहेंगे इन्वेंट्रीज जो है ना आर स्टेटेड एट लोअर कॉस्ट और मार्केट। ठीक है, कम से कम कॉस्ट या उसकी जो मार्केट कॉस्ट चल रही है, प्रेफरेबली अगर 2 ऑप्शन दी हो, कॉस्ट दी हो लोअर कॉस्ट और एट द इनिशियल कॉस्ट जिससे वो मटेरियल परचेज किया, और मार्केट प्राइस दिया है, तो आप प्रेफर करेंगे मार्केट की प्राइस को जो मार्केट में प्रिवेल कर रही होगी। कॉस्ट इज डिटरमाइन प्रिंसिपली ऑन द फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट बेसिस। आपने अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा था फाइफो एंड लाइफो का, स्टडी किया था आपने? अगर नहीं याद तो नेम तो याद होंगे ना आपको। मुझे काइंडली सिर्फ ये बताएं कि आपने फाइफो और लाइफो पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ तो सुना हुआ है यहाँ? नहीं सुना हुआ? नहीं नो। सुना? ओहो, अच्छा, उसमें ये होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मटेरियल पहले है उसको पहले प्रोसीड में लाया जाए। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है उसको पहले किया जाए, फर्स्ट वाले को बाद में किया जाए। ठीक है ना, तो उसकी ट्रीटमेंट भी कुछ डिफरेंट होता है। तो कहते हैं इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 31 दिसंबर 1000 में दिया हुआ है। अब देखें कि वर्किंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल है, इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीज शामिल है। रॉ मटेरियल कितना है, कितने का लिया, सप्लाईज में कितना, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है, उन तीनों चीजों को मिलाएं तो फाइनल फिनिश जो गुड बनी है वो इतने की बनी है। ठीक है, अब इन चारों को जो उससे एक्सपेंस हुए हैं, जो कॉस्ट इनकर हुए, फाइनल किया, तो फिर जो फाइनल अमाउंट आई है आपने कहा दिस इज माय इन्वेंट्री। ठीक है, जो ऊपर उन्होंने ट्रीटमेंट बताया था, चीजें बताई थी अलग अलग करके, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस वगैरह, या कितनी सप्लाईज पे लगा, फिर उसको अल्टीमेट फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में क्या चीज कितनी कॉस्ट अपर हुई, उन चारों कॉस्ट को मिला के एक जो फाइनल कॉस्ट हुई है हम कहते हैं इन्वेंट्री हमारी। ठीक है, आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट पे है, मैं फिक्स एसेट वाली साइड पे भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, हमारी करंट एसेट्स क्लियर हो गए, आप अपनी रिपोर्ट्स को देखेंगे इसी तरह से जो मैम ने बताया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दी मैंने। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीक हमारी असाइनमेंट्स होगी ना वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। फिनिश गुड्स की बात करें तो फिनिश गुड्स भी रेडी जो गुड्स हो जाती हैं, ठीक है, फॉर सेल पर्पज, जैसे हमने बात कर ली, इसको भी हम शामिल करते हैं किसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रीपेड या सप्लाईज। सप्लाईज की बात अगर हम लोग करें, गुड्स ऑन हैंड द फर्म में हैव सप्लाईज, द फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गई, अब उन गुड्स को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम गुड्स को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये भी जो सप्लाई के जो चार्जेस होंगे अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने तक के, वो जो कॉस्ट होगी वो हमारी कॉस्ट के अंदर शामिल होगी, गुड्स को फाइनल अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने तक, वो सारी की सारी जो कॉस्ट शामिल होती है तो हम इन्वेंट्रीज का नाम देते हैं।
वो हमारी करंट इन्वेंटरीज होती है, क्योंकि प्रोडक्शन जो होती है डेली बेसिस पे होती है और डेली बेसिस पे हम उसको सप्लाई कर रहे होते हैं। तो विद इन 1 ईयर जो होगा ना कंप्लीट को अगर हम ऐड कर लें तो हम देंगे दिस इज द इन्वेंटरी फॉर ऑफ 1 ईयर। पूरे ईयर से हम कलेक्ट करते जाते हैं, फाइनल बेनिफिट तो ईयरली बनती है ना। बेशक हर कंपनी जो है क्वार्टरली शो कर रही होती है। क्वार्टरली मतलब फर्स्ट सेकंड 3 मंथ लास्ट इस तरह से 3 मंथ की क्वार्टरली शो करते हैं। जब 4 क्वार्टर पूरे हो जाता है तो फाइनल उन 4 क्वार्टर्स को मर्ज करके एक फाइनल कम्प्रीहेंसिव शो करता है। हर बच्चा अपनी कंपनी की जब वेबसाइट पे जाएगा ना उसको क्वार्टरली शो मिल रही होगी, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, उसको अपन डाउनलोड नहीं करना। आपने एनुअल रिपोर्ट जो होगी ना 2020 20 19 की 18 की वो डाउनलोड करनी है, क्वार्टरली पे फोकस नहीं करना, ठीक है। वो क्वार्टरली का मतलब होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने 5 सालों की रिपोर्ट देखी, देखने के बाद हमें लगा अच्छी है, अब जरा क्वार्टरली तो देखिए इस साल क्या कर रही है, तो वहाँ से आप आइडिया लगा लेते हैं क्वार्टरली को देखिए कि ये चांसेस यही है कि ये मूव करेगी इन फ्यूचर, उसमें प्रॉफिट में जाएगी, तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, ठीक है। प्रीपेड क्या है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ जस्ट अब लास्ट पॉइंट है करंट एसेट्स में प्रीपेड जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अब प्रीपेड इज एन एक्सपेंडिचर मेड इन एडवांस ऑफ द यूज ऑफ सर्विसेज और गुड्स, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं जब हम गुड्स को सर्विसेज को अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचा रहे होते हैं। इट रिप्रेजेंट फ्यूचर बेनिफिट दैट हैव रिजल्टेड फ्रॉम द पास्ट ट्रांजेक्शन। फ्यूचर में आप प्रीपेड आपने लेने हैं, ये इनकर हो चुके हैं, आपको पता है कि आपने रिसीव करने हैं फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल if insurance is paid in advance for 3 years, ठीक है, at the end of first year 2 years worth of outlay will be prepaid, the entity retain the right to be covered by insurance for 2 more years. Typically prepared include advertising, taxing, insurance promotions, costs, so and so. इन शॉर्ट यही बात है कि जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो एडवांस आप पे कर देते हैं, इसका बेनिफिट आप इन फ्यूचर ले लेते हैं, तो ये जिस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं इनकर्ड होते हैं हमसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसको हम लोग शामिल करते हैं अपने करंट एसेट्स में। अब इसकी मैं हल्का सा 1 मिनट रह गया और भी दूंगी जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की कैश की, कैश के बाद हमने बात की हमारे पास तो कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल की बात की, फिर हमने बात की इन्वेंट्री की बात की, फिर हमने बात की सप्लाईज की बात की, फिर सप्लाई सॉरी प्रीपेड की बात की, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और थी, 5 चीजें हमने जो डिस्कस की करंट एसेट्स के अंदर। मैम थर्ड वन और फोर्थ वन दोबारा बताइएगा। इसका जैद किसका पूछ रहे हो आप? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। हमने पढ़ा करंट एसेट्स शामिल है कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड लास्ट वन हमने बात की प्रीपेड। तो ये 5 चीजें जो होंगी ये आपके करंट एसेट्स में आएंगी, और करंट एसेट्स का पोर्शन जो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग करेंगे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, उसकी सेग्रीगेशन करें जरा, ठीक है। अब रिपोर्ट्स तो 5 ईयर्स की डाउनलोड कर लें आप, मैं वो